ठंड का मौसम था और एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी प्रीति के साथ प्यार से रहता था। उनके घर की परिस्थितियां बेहद नाजुक था। मोहन किसी तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी और खेतीबाड़ी करके अपने घर का खर्च चलाता था। एक दिन जब मोहन काम पर निकलने ही वाला होता है, तभी वह प्रीति को आवाज देकर बुलाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? मैं काम पर जा रहा हूँ, जरा बाहर तो आ जाओ। पति की पुकार सुनते ही प्रीति तुरंत बाहर आ गई। प्रीति, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। बाहर बहुत तेज ठंड चल रही है। तुम्हारे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, कहीं तुम्हें जुकाम ना हो जाए। गरीबी इस कदर बढ़ गई है कि मैं तुम्हारे लिए ढंग का एक गर्म कपड़ा तक नहीं ला पा रहा। यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। कोई बात नहीं जी, बुरे दिन तो हर किसी के जीवन में आते हैं। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आप भी अपना ख्याल रखना। जितना जल्दी हो सके काम निपटाकर घर लौट आना, क्योंकि ठंड दिन दिन और बढ़ती जा रही है। हाँ, भाग्यवान ठीक है। मैं जितना जल्दी हो सके काम निपटाकर घर आ जाऊंगा। सच में ठंड दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे जितना जल्द हो सके हम दोनों के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। आप अब जल्दी निकल जाइए, तभी तो जल्दी लौट भी पाएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगी, बस आप अपना ख्याल रखना। ठीक है भाग्यवान, मैं निकलता हूँ। तुम दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना और हाँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे ही मोहन अपने काम पर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते मोहन की मुलाकात जगत लाल से हुई। जगत लाल मोहन का बहुत ही अच्छा और पुराना दोस्त था। अरे मोहन मेरे यार, कैसा चल रहा है? भाभी जी बिल्कुल ठीक है ना? और ये बताओ, इतनी ठंड में तुम कहाँ निकल पड़े, वो भी बिना कोई गर्म कपड़ा पहने? ठंड लग जाएगी भाई। अरे जगत लाल, अब तुझे क्या ही बताऊं। ऐसी गरीबी छाई है कि गर्म कपड़े खरीदने तक के पैसे भी जुट नहीं पा रहे। दूसरों के खेतों में मेहनत करके जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, वो तो घर का राशन लेने में ही खत्म हो जाता है। तेरी भाभी के लिए भी गर्म कपड़े लाकर नहीं दे पा रहा हूं मैं। यही सबसे ज्यादा दुख खा रहा है। अरे मोहन, तू ज्यादा चिंता मत कर। बुरे दिन सबके आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हार मान ले। तू तो वैसे भी बड़ा मेहनती है। भगवान जरूर तेरी जिंदगी में फिर से रोशनी लाएगा, यह मैं दिल से कह रहा हूं। हाँ जगत लाल, अब बस उसी अच्छे दिन का इंतजार है मुझे। और तेरी भाभी को देखकर दिल और भी दुखता है। इतनी ठंड में मैं उसके लिए एक गर्म कपड़ा तक नहीं ला पा रहा। मेरे लिए गर्म कपड़े हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रीति के लिए तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ मोहन, तू इतना चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वैसे तू अभी कहाँ जा रहा है? अरे जगत लाल, मैं भला कहाँ जाऊंगा। राजेश चाचा के खेत में थोड़ा काम था, उसी के लिए उन्होंने बुलाया है। बस वही काम निपटाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तू निकल जा। जल्दी से काम निपटा कर घर लौट जाना। ठंड बहुत बढ़ गई है। मुझे भी थोड़े काम से बाहर गांव जाना है। मैं भी जल्दी जाकर वापस आ जाऊंगा। सच कहूं तो ठंड का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने काम की राह पर चल पड़े। मोहन सीधे राजेश के खेत पर पहुंचकर काम में लग गए। गरीबी ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि इतनी कड़ाके की सर्दी में भी बाहर निकले। पर ठंड इतनी तीखी थी कि वह कांप कांप कर मुश्किल से काम कर पा रहे थे। ठंड तो हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही ठंड बढ़ती रही तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा, और अगर मैं बीमार पड़ गया तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से प्रीति की चिंता अलग है।
उसे ढंग के गर्म कपड़े तक नहीं दे पा रहा हूं। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए। ऐसे ही अपने आप से बातें करते करते रहीम फिर से काम में लग गया। उसने ठंडी हवा की परवाह किए बिना तेजी से अपना काम निपटाया और जैसे ही काम खत्म हुआ वह फौरन घर की तरफ निकल पड़ा। रात का गहरा सन्नाटा है। ठंड का कहर पिछले हर रात से ज्यादा बढ़ चुका है। मोहन और प्रीति दोनों एक ही चारपाई पर सिमट कर कांपते हुए बैठे हैं। तभी धीरे से प्रीति बोली, आज ही सुनते हो, अगर ठंड ऐसे ही बढ़ती रही ना तो हालात और मुश्किल हो जाएंगे। आपको इतनी कड़ाके की ठंड में मैं कैसे काम पर जाने दूं? आज पूरे दिन जमती हुई हवा में काम करके आए हो। आपका चेहरा तो अभी पूरी तरह लाल पड़ गया है। कहीं बुखार ना चढ़ जाए, नहीं तो हालत और बिगड़ जाएगी। भाग्यवान, मैं क्या करूं? काम छोड़े बिना तो घर किसी तरह चल ही नहीं सकता। घर का राशन भी लाना है। ऊपर से ठंड का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर जल्दी से गर्म कपड़ों का इंतजाम नहीं कर पाया तो हम दोनों ही बीमार पड़ जाएंगे। आज तो किसी तरह राजेश चाचा के खेत का काम निपटा दिया और कल रामू चाचा ने बुलाया है। बस देखते हैं कल कितना मेहनताना मिलता है। उसी पर आगे का सहारा टिका है। हाँ जी, आपकी बात भी सही है। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ गरीबी। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता मत करो। मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं, आगे बढ़ना ही पड़ता है। यही जीवन का रास्ता है। और सुनो भाग्यवान, एक दिन भगवान जरूर कोई ना कोई चमत्कार करेंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। लेकिन देखिए, आप तो बहुत कांप रहे हैं। चलिए मेरे साथ रसोई में चलिए। मैं अभी खाना बनाती हूँ और आप चूल्हे के पास बैठ जाइए। आग की गर्मी से आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। ऐसे ही ठंड से बचने के लिए दोनों रसोई में चले गए। उन्होंने चूल्हे पर खाना चढ़ा दिया और फिर धीमी धीमी आग की गर्मी में चूल्हे के पास बैठकर राहत महसूस करने लगे। भाग्यवान, अब जाकर थोड़ी राहत मिली। इस कड़ाके की ठंड में चूल्हे की आग के पास बैठकर जो सुकून मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। पता है भाग्यवान, जब मैं छोटा था तब जब माँ खाना बनाती थी तो मैं भी चुपके से उनके पास जाता था और आग के पास बैठ जाता था। अच्छा जी, तो उसका मतलब जब आप छोटे थे तब काफी शरारती भी थे। खैर, आपने बिल्कुल सही कहा। इस ठंड में चूल्हे की आग के पास बैठने का मजा ही कुछ और है। एक तरफ खाना पक रहा है और दूसरी तरफ हम दोनों को इस आग की गर्मी से अच्छी खासी राहत मिल रही है। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे जल्द से जल्द गर्म कपड़ों का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो हम दोनों ही बीमार पड़ सकते हैं। देखता हूँ इन दिनों कहाँ कहाँ क्या काम मिल सकता है। जितना भी मेहनत करूँगा, उम्मीद है थोड़ा बहुत पैसा जुट ही जाएगा ताकि ठंड से बचाव हो सके। हाँ जी, ठीक है। लेकिन मेरे लिए इतनी चिंता मत कीजिए। मैं तो घर पर ही रहती हूँ, संभाल लूंगी सब। आप बस थोड़ा बहुत पैसा जोड़कर अपने लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लीजिए ताकि काम पर जाते समय आपको ठंड न लगे। आपकी सेहत सबसे जरूरी है। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं खूब मेहनत करूंगा और हम दोनों के लिए अच्छे गर्म कपड़े जरूर लेकर आऊंगा। अभी चलो आराम से खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। कल सुबह मुझे रामू चाचा के वहां भी जाना है। मोहन के ऐसा कहने के बाद दोनों आराम से खाना खा के सो जाते हैं। अगली सुबह मोहन जल्दी उठकर रामू चाचा के घर के लिए निकल पड़ा। ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि दिन ब दिन अपना कहर और भी ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। रामू चाचा, आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम है क्या? हाँ मोहन बेटा, काम तो बहुत है,
मैं तो यहां बैठकर तेरे ही इंतजार में था। लेकिन मोहन, इतने कड़ाके की ठंड में तू ऐसे ही चल पड़ा। तुझे ठंड नहीं लग रही क्या? थोड़ा गर्म कपड़े पहनकर आना चाहिए था बेटा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। रामू चाचा, अब मैं आपको अपने दुख भरे जीवन के बारे में क्या बताऊं। गरीबी ने मेरे परिवार को चारों तरफ से घेर लिया है। चाहे जितनी मेहनत कर लूं, ये गरीबी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ ठंड का कहर है और दूसरी तरफ घर चलाने के लिए राशन की चिंता। रामचंद्र चाचा की दुकान पर भी बहुत उधारी हो चुकी है। काम करके इतना पैसा नहीं मिल पाता कि पहले उधारी चुकाऊं या गर्म कपड़े ले आऊं या फिर घर के लिए राशन जुटाऊं। समझ नहीं आता किस चीज को पहले संभालूं। मोहन की बातें सुनकर रामू चाचा का दिल भारी हो गया। वह खुद बहुत दयालु इंसान थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही मोहन की ओर देखकर कहा, बेटे मोहन, तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तेरी सारी परेशानियां तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि आज जो काम तू मेरे यहां करेगा, उसकी मजदूरी से तू अपने लिए और अपनी भाग्यवान के लिए गर्म कपड़े ले जाना। और रही बात आज के राशन की, वो तू मेरे घर से ही ले जाना बेटा। अगर ऐसे बिना गर्म कपड़ों के काम करता रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा, और अगर तुझे कुछ हो गया तो घर में राशन पहुंचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। रामू चाचा की बातें सुनकर मोहन के चेहरे पर खुशी झलक उठी और उसने कहा, रामू चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतना सोचकर बोला, यह मेरे लिए बड़ी बात है। अच्छा चाचा, अब आप बताइए, आज क्या काम करवाना है? मोहन बेटा, आज तुझे मेरे सब्जी के खेत से सब्जियां तोड़नी है, और इस बार मैं भी तेरे साथ खेत में चलूंगा। इसीलिए ज्यादा देर ना करते हुए हमें अभी ही खेत की ओर निकल जाना चाहिए। ठंड बहुत है, तुझे भी जल्दी घर भेजना होगा। रामू चाचा की बातें सुनकर मोहन ने सहमति में सिर हिलाया और फिर दोनों साथ साथ खेत की ओर चल पड़े। मोहन और रामू दोनों खेत के पास पहुंचे। दोनों कुछ देर तक खेत की ओर देखते रहे। रामू चाचा, इस बार तो आपकी सब्जियों की खेती बहुत अच्छी हुई है। हाँ बेटा, इस बार सब्जियों की खेती पिछली बार से भी बेहतर हुई है। मेहनत करके जब खेत यूं हरा भरा दिखाई देता है ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है बेटा। हाँ चाचा, बात तो बिल्कुल सही है। हम जैसे लोगों के लिए खेतीबाड़ी ही सब कुछ होती है। काश मेरे पास भी अपना थोड़ा सा खेत होता तो शायद इतनी चीजों की कमी महसूस नहीं होती। खैर चाचा, ये सब छोड़िए, आप यहीं रहिए, मैं अभी सब्जियां तोड़ने में लग जाता हूँ। मोहन ऐसा कहकर तुरंत सब्जियां तोड़ने में लग जाता है। ऐसे ही कुछ देर बाद मोहन ने सब्जियां तोड़ लीं और उन्हें एक टोकरी में रख दिया। शाबाश मोहन बेटा, तुमने तो बड़ी अच्छी तरह सब्जियां तोड़ लीं। खैर, अब चलो जल्दी घर चलते हैं। तुझे ठंड भी लग रही है, मुझसे पैसे और राशन ले लेना और सीधे घर ही चले जाना। रामू के यूं कहने के बाद दोनों घर लौट गए। कुछ ही देर बाद मोहन पैसे और राशन संभालकर चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान लिए घर की ओर बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे रामचंद्र मिल गया, जिसकी दुकान पर मोहन का उधारी था। अरे मोहन, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया। मैं तो इन दिनों तेरे घर जाने ही वाला था। बताना जरा, तेरे उधारी का क्या हुआ? पूरे 2 महीने होने को आए, अभी तक हिसाब साफ नहीं हुआ। ऐसे कब तक चलेगा भाई? मुझे मेरे पैसे यहीं अभी के अभी चाहिए। रामचंद्र की बातें सुनकर मोहन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसके हाथ में पैसे तो थे, पर वे पैसे वह प्रीति और उसके गर्म कपड़े खरीदने के लिए लाया था। कुछ पल चुप रहने के बाद मोहन ने हल्के धीमे स्वर में कहा, रामचंद्र चाचा, आप मुझे माफ कर दीजिए। असल में ठंड इतनी बढ़ गई है कि मैं ज्यादा देर काम ही नहीं कर पा रहा। जितना सा काम करता हूँ उससे बस किसी तरह घर का राशन चल रहा है। इतने कड़ाके की ठंड में मैं अपनी भाग्यवान और अपने लिए गर्म कपड़े तक नहीं खरीद पा रहा हूँ। आप कृपया करके और कुछ दिनों की मुझे मोहल्लत दे दीजिए।
मैं आपका उधारी ही पूरा चुका दूंगा। रामचंद्र स्वभाव से बेहद लालची थे। उन्हें किसी पर जरा सी भी दया नहीं आती थी। मोहन के हाथ में पैसे देखकर उनकी नजर तुरंत वहीं टिक गई। फिर उन्होंने तमातमाते हुए कड़वा आवाज में कहा, मोहन, यह दलीलें जाकर किसी और को सुना देना। तेरे हाथ में पैसे होते हुए भी तू ऐसी वैसी कहानियां घड़ रहा है, जरा भी शर्म नहीं आती। क्या जब तुझे राशन चाहिए होता था सीधे मेरी दुकान पर आकर उधार ले जाता था, और अब जब मैं अपना ही पैसा मांग रहा हूं तो तू बहाने बना रहा है। रामचंद्र की कड़वी हुई बातें सुनकर मोहन का मन बेहद दुखी हो गया। जिन पैसों से वह अपनी पत्नी और खुद के लिए गर्म कपड़े खरीदने का सपना संजोए हुए था, वही पैसे उसे मन न होते हुए भी रामचंद्र को देने पड़े। ठीक है, मुझे मेरे पैसे मिल गए, अब तू जा सकता है। उसके बाद दोनों बिना कुछ और बोले अपने पने रास्ते की ओर चल पड़े। रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। मोहन चारपाई पर खामोशी से बैठे हैं, दोनों हाथ चिंताओं में बंधे हुए, मानो किसी गहरे सोच में डूब गए हों। कुछ ही देर बाद प्रीति मोहन के पास आ गई और चारपाई पर मोहन के पास बैठ गई। अजी, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? क्या आपको कुछ हुआ है? भाग्यवान, अब तुम्हें क्या बताऊं? आज जब मैं रामू चाचा के घर काम पर गया था तो उन्होंने हमारे हालात के बारे में सुनकर हम पर दया की। उन्होंने अपने घर से मुझे राशन भी दिया और काम के पैसे अलग से दिए ताकि तुम्हारे और मेरे लिए गर्म कपड़े ले आऊं। लेकिन रास्ते में मेरी मुलाकात रामचंद्र चाचा से हो गई। उनके दुकान की उधारी अभी बाकी थी और जिस तरह से उन्होंने बातें की, मुझे मजबूरन उन्हें वहीं पर पैसे चुका देने पड़े। अरे जी, आप इतनी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इसमें चिंता की क्या बात है? उधारी थी तो आज नहीं तो कल चुकानी ही पड़ती। अच्छा हुआ कि आज ही हिसाब साफ हो गया। और रही बात गर्म कपड़ों की, तो जब भी पैसे आएंगे हम ले लेंगे। वैसे भी अब इस कड़क ठंड में रहने की आदत सी हो गई है। रात को तो हम दोनों वैसे भी चूल्हे के पास बैठते हैं। आग की गर्मी में थोड़ा सुकून भी मिलता है, और आपके साथ दो बातें हो जाए तो मन और हल्का लगने लगता है। भाग्यवान, सच में तुम्हारे जैसी पत्नी हर किसी को नहीं मिलती। इतना धैर्य, इतनी समझ, ये सब हर किसी में नहीं होता। मैं तो खुद को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी प्यारी और समझदार पत्नी मिली है। मेरे पास भले धन दौलत ज्यादा ना हो, पर तुम्हारे जैसा साथ हो तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। हाँ जी, मैं हमेशा आपके साथ थी और हमेशा आपके ही साथ रहूंगी। आप दिन भर मेहनत करके आए हैं। चलिए थोड़ी देर चूल्हे के पास साथ बैठते हैं, वहीं बैठकर खाना भी बना लेंगे। उसके बाद आराम से खाना खाकर जल्दी सो जाएंगे। आप थक गए होंगे। प्रीति के ऐसा कहने पर दोनों रसोई में आ गए। उन्होंने चूल्हे पर खाना चढ़ाया और फिर दोनों आग के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगे। भाग्यवान, कल के लिए किसी ने भी काम पर बुलाया नहीं है। सोच रहा हूँ कि कल थोड़ा आराम ही कर लूं। सच कहूँ तो इस कड़ाके की ठंड में मजबूरी में काम तो करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा शरीर अब बहुत कमजोर महसूस करने लगा है। बिना गर्म कपड़ों के खेतों में काम करना और भी कठिन हो जाता है। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही है और कब तक ऐसे चल पाएगा यही समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे बताएं या ना बताएं, मुझे सब समझ में आ जाता है। इस ठंड में घर के काम करना ही मुश्किल हो जाता है, तो ठंडी हवा में खेत पर काम करना कितना कठिन होता होगा मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर कल कहीं काम नहीं है तो थोड़ा आराम कर लेना ही ठीक रहेगा। लेकिन सुनिए, आप हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी अपने लिए भी सोच लिया कीजिए। अपने लिए कुछ गर्म कपड़ों का इंतज़ाम कर लीजिए ताकि काम पर जाते समय आपको तकलीफ ना हो। आपको यूं ठिठुरते हुए खेत पर जाते देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ भाग्यवान, पर मैं क्या करूँ? किस्मत जैसे कभी साथ ही नहीं देती। आज कितने सपने लेकर रामू चाचा से पैसे और राशन लेकर घर लौट रहा था, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था कि रामचंद्र चाचा की उधारी आज ही चुका दूं।
अब तो कल के लिए भी कोई काम नहीं है। समझ नहीं आता भगवान मेरी किस बात की परीक्षा ले रहे हैं। दिल में बस यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं तुम्हें और घर को संभालने में कम ना पड़ जाऊं। एक गांव था, सनपुर। यह कहानी बर्फ में नहीं बल्कि बर्फ की पीड़ा में उकेरी गई थी। उस साल की सर्दी सिर्फ एक मौसम नहीं थी, वह मानो कोई अदृश्य सत्ता बन चुकी थी। घना और रहस्यमयी कोहरा पूरे गांव से इस तरह लिपटा था जैसे उसे जकड़ कर रखना चाहता हो। ठंड हड्डियों तक उतर आई थी। हवा चलती नहीं थी, बस चाकू की धार जैसी सिसकती हुई फुसफुसाहट करती रहती थी। हर सांस के साथ फेफड़ों में पाले की एक तीखी चुभन उतर जाती थी। गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और नौजवान एक छोटी सी आग के चारों ओर सिमटकर बैठे थे। ठिठुरती उंगलियां आग की हल्की गर्मी खोज रही थीं। लकड़ियों के चटकने की आवाज ही उस भयानक सन्नाटे में उनकी हिम्मत और जीवन की आखिरी ढाल बनी हुई थी। यह ठंड इस बार कुछ अलग है भाई। यह सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि जिंदा लगती है। खेत ऐसे चमक रहे हैं जैसे उन पर शीशे की मोटी चादर बिछी हो, और फ्रॉस्टवुड की सबसे बेरहम चुभन वह तो अभी आनी बाकी है। तुम सच कहते हो। कल रात मेरे सपने तक जम गए। अगर यह यूं ही चलती रही तो जीवित रहना भी एक सवाल है। हमारी लकड़ी खत्म हो रही है। हम इसका सामना कैसे करेंगे? यह पाला सिर्फ गर्मी नहीं छुड़ाता, यह गरीबों से आशा भी छीन लेता है। क्रॉस रोड के किनारे बनी एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी में रमेश रहता था। उसकी नाजुक माँ रेखा और उसकी पत्नी लक्ष्मी तीनों अपने मामूली से चूल्हे के पास सट कर बैठे थे। बुझती सी चिंगारियां रेंगती हुई ठंड के खिलाफ एक कमजोर और लगभग व्यर्थ विद्रोह कर रही थीं। अर्जुन, यह ठंड इसके दांत हैं। मैं अपनी हड्डियों में बर्फ महसूस करती हूँ। जब ये वास्तव में उतरेगी तो क्या होगा? हाँ लक्ष्मी, हर साल सर्दी और कठोर होती जाती है, लेकिन यह एक घेराबंदी है। हमारा लकड़ी का ढेर घट रहा है। मैंने कभी इतनी टकटकी लगाने वाली ठंड नहीं देखी। रेखा ने खरखराती आवाज में कहा, उनकी आंखें बूढ़ी और जानकार भरी। तुम दोनों सही कहती हो, इतनी ठंड हम कभी नहीं देखा बेटा। यह ठंड हमें तोड़ना चाहती है। नींद एक युद्ध है। ऐसा लगता है जैसे फ्रॉस्टवुड खुद हमें हड़पना चाहता है। हम क्या करें लक्ष्मी? इस भूतिया कोहरे में कोई खेत के काम पर रखने नहीं चाहता है। घने आंखों को चुभा देने वाले कोहरे में रमेश जमींदार के खेतों में जुटा हुआ था। उसके नंगे हाथ ठंड से सुन्न होकर नीले पड़ चुके थे, जैसे बर्फ ने उन्हें जकड़ लिया हो। चेहरा लाल अंगारे की तरह तप रहा था, सांसों से भाप निकल रही थी। फिर भी रमेश रुका नहीं, कुदाल चलती रही। पसीना ठंड से लड़ता रहा। चारों ओर फैली सफेदी के बीच वह अकेला साया जिद और मेहनत की जिंदा तस्वीर बना खड़ा था। भगवान के लिए यह पाला मेरा अंत कर देगा। मेरे हाथ पत्थर हो गए हैं, लेकिन पेट की आग मेहनत मांगती है। हमारी मजबूरी कौन सुनेगा? अचानक कोहरे की चादर फटती सी लगी और उसके बीच से एक आकृति उभरी। वह जमींदार हरिलाल सिंह था। उसका चेहरा सिर्फ कठोर ही नहीं बल्कि पत्थर की तरह सख्त और बेरहम था। आंखों में ऐसी ठंडी पैनी चमक थी जो सर्दी को भी मात दे रही थी, जैसे हर नजर में हिसाब किताब और हुक्म छिपा हो। अरे तू, ये आलस्य है। तेरे हाथ लाश की तरह चलते हैं। अगर काम नहीं कर सकता तो मेरी जमीन पर खड़ा मत हो। जमींदार साहब, ठंड यह लकवाग्रस्त कर देने वाली है। मेरी उंगलियां आज्ञा नहीं मानती। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मुझे ठंड के बहाने मत सुनाओ। मुझे तेरे कांपने से कोई मतलब नहीं। अगर काम नहीं कर सकता तो अपनी झोपड़ी में वापस जा। यह कमजोरों की जगह नहीं है, समझा? रमेश ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। पेट में जलती भूख ने ही उसे अब तक खड़े रहने की ताकत दी थी। काम खत्म हुआ
तो थका हारा रमेश घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंड और भी तेज हो गई, जैसे हर कदम के साथ उसकी बची खुची ताकत को निचोड़ती जा रही हो। रमेश, तुम आधे जमे हुए लग रहे हो। आओ, हमारी आग थोड़ी देर साझा कर लो। नहीं भाई, मुझे घर पहुंचना है, मैं थक गया हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। आओ बैठो, हमें बात करनी है। यह ठंड इसने हम सबको परेशान कर रखा है, लेकिन ऐसे दिन आखिर कब तक चलेंगे? तुम समझदारी की बात करते हो रमेश। ठंड और गरीबी ये हमारी एड़ियों से लिपटे दो जुड़वा भेड़िए हैं, जो हर पल हमें नोचने को तैयार रहते हैं। आशा मत खोना रमेश भाई, सबसे लंबी सर्दी भी टूटती है। अब जाओ, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। रमेश ने लक्ष्मी को चिंतित पाया। रमेश, भगवान का शुक्र है, रेखा माँ की हालत ठंड, हमारे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, कोई उचित रजाई नहीं है। क्या हुआ? सुबह तो वह ठीक थी। कुछ नहीं बेटा, ये बूढ़ी हड्डियां अब सर्दी के चुंबन को सहन नहीं कर सकती। चिंता मत करो। लक्ष्मी सही कहती है माँ, हमारी हालत गंभीर है। मेरे पास लकड़ी के लिए सिक्के तक नहीं है। हमें कुछ तो करना होगा रमेश, अगर उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो। मैं जमींदार हरिलाल सिंह के पास जाऊंगा, मैं कर्ज मांगूंगा। बेटा, उस आदमी के आगे मत झुको, पहाड़ों पर भरोसा रख, ये पाला भी गुजर जाएगा। माँ, आपकी सेहत सबसे जरूरी है। लक्ष्मी, जरा गर्म पानी ले आओ, मैं जमींदार से बात करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। आप चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। रमेश हरिलाल सिंह के विशाल और भारी लोहे के दरवाजे के सामने चुपचाप खड़ा था। अरे रमेश, बहुत दिन के बाद आए हो, अपना काम बताओ। जमींदार साहब, मेरी माँ ठंड ने उन्हें बहुत बीमार कर दिया है। मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं है, मैं कर्ज मांगने आया हूँ। तुम मेरी शर्तें जानते हो रमेश, मैं बिना गिरवी रखे कर्ज नहीं देता। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास जमीन नहीं है। मेरे पास मेरी झोपड़ी है, मैं उसे गिरवी रखने को तैयार हूँ। बस मेरी माँ की जान बचाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। तुम अपनी छत का जुआ खेलोगे, या समझ लो, अगर समय पर पैसे वापस नहीं किए ब्याज सहित, तो झोपड़ी मेरी होगी। तुम्हारे पास रहने को जगह नहीं बचेगी, समझे? जमींदार साहब, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता। मैं आपकी शर्तें मानता हूँ, कृपया बस मेरी माँ के लिए पैसे दे दीजिए। रमेश एक शीशे जैसे दिल के साथ घर लौटा, दवा, एक पतली रजाई और कुछ खाना लेकर। रमेश, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या उसने पैसे दिए? हाँ लक्ष्मी, लेकिन कीमत हमारी झोपड़ी थी। जब तक कर्ज चुकता नहीं होता, ये छत हमारी नहीं है। तुमने हमारा घर गिरवी रख दिया रमेश, ये बहुत बड़ा जोखिम है। अगर हम नहीं चुका पाए, हम कहाँ जाएंगे? लक्ष्मी, मैं जानता हूँ, लेकिन माँ को बचाने के लिए मुझे यह करना पड़ा। मैं दिन रात काम करूंगा, मैं यह कर्ज चुका दूंगा। ये लोग खाना बनाओ, माँ को उनकी दवा दे दो। हम उनकी सेहत के साथ लापरवाही नहीं कर सकते। अगली सुबह जमा देने वाली बारिश शुरू हो गई, जो हालात को पहले से भी कहीं ज्यादा बदतर बना रही थी। रमेश, यह बारिश, इसका कोई अंत नहीं है। ठंड गहरा रही है, तुम इसमें काम पर कैसे जाओगे? ठंड कोई बहाना नहीं बन सकती, पेट तो भरना ही है। मुझे अभी निकलना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। रुको, कम से कम बारिश के थमने का इंतजार तो कर लो। अगर तुम बीमार पड़ गए तो यह और बड़ी आपदा होगी। बीमार पड़ने का समय नहीं है लक्ष्मी, मौसम चाहे जो भी हो, काम तो करना ही है। बौछारें बरसाती बारिश और सर्द हवा के बीच रमेश खेतों में जुटा रहा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और हाथ ठंड से जकड़ गए थे, फिर भी परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे रुकने नहीं दिया। अगली सुबह भी हालात नहीं बदले, बर्फ जैसी ठंडी मूसलाधार बारिश लगातार गिरती रही। रमेश तड़के ही खेतों की ओर निकल पड़ा। उसके कपड़े अब भी पिछले दिन की नमी समेटे हुए थे। तभी अचानक सोनू हाँफता हुआ झोपड़ी की दिशा में दौड़ता नजर आया। भाभी जल्दी आओ, रमेश भाई का कुछ हो गया है। क्या सोनू, वह तो अभी गया? क्या वह ठीक है?
वह बारिश में काम करते हुए गिर पड़ा। मुझे लगता है ठंड ने उसे हरा दिया है। जल्दी करो। लक्ष्मी सोनू के साथ भागती हुई खेत की ओर पहुंची। गीली मिट्टी पर रमेश बेसुध पड़ा था। वह तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और घबराई हुई आवाज में उसे हिलाने लगी। भाभी, हमें लगता है भैया चले गए हैं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रमेश उठो, तुम मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। तुमने वादा किया था कि हमारा सहारा बनोगे। ऐसे बीच रास्ते नहीं छोड़ सकते रमेश, मेरी बात सुनो। उठो रमेश, उठो। उस बारिश से भीगे खेत के बीच रमेश की मौत ने लक्ष्मी की दुनिया बिखेर दी। यह खबर रेखा के लिए असहनीय साबित हुई। गहरा सदमा उसके कमजोर, शोक से भरे दिल पर आखिरी चोट था और रात ढलते ढलते वह भी संसार छोड़ गई। एक ही दिन में लक्ष्मी ने अपनी पूरी दुनिया खो दी थी। उस साल की ठंड और लगातार बारिश ने उससे सब कुछ छीन लिया था। अब लक्ष्मी खामोश रसोई में अकेली बैठी रहती, जहां रमेश और रेखा की यादें हर पल उसे घेरे रहती थीं। रमेश, तुमने मुझे इस उजाड़ में क्यों छोड़ दिया? और माँ, तुम भी चली गई। ये घर अब एक मकबरा है। मैं किससे बात करूं? मेरा सहारा कौन है? घर में व्याप्त ठंड उसकी आत्मा में व्याप्त वीरानगी को प्रतिबिंबित कर रही थी। दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट ने उसे चौंका दिया। लक्ष्मी, बाहर आओ, तुमसे कुछ काम है। जमींदार साहब, आप और मेरे घर। जो मेरा है वह लेने आया हूँ। तुम्हारे पति ने मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए थे। तुम जानती हो, उन्होंने इस झोपड़ी को गिरवी रखा था। समय आ गया है। जमींदार साहब, मेरे पास कुछ नहीं है। रमेश के बाद मैं अपना पेट भी मुश्किल से भर पा रही हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं किसी को समय नहीं देता। अगर नहीं चुका सकती तो यह घर और जमीन मेरी है। अगले महीने तक खाली कर दो। वह चला गया। लक्ष्मी टूटकर रो पड़ी। उसकी सिसकियां ठंडी हवा में समा गईं। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है रमेश? तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं इस घर को कैसे बचाऊं? मैं कहाँ जाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? ठंड बेरहम थी, मगर उसे हार मानना मंजूर नहीं था। अपने अस्तित्व और घर की याद को बचाने के लिए लक्ष्मी फटी हुई साड़ी में फ्रॉस्टवुड की गलियों में दरवाजे दरवाजे भटकती रही। उसकी कांपती आवाज उस विशाल ठंड के सामने एक डरी हुई लेकिन जिंदा उम्मीद थी। भैया, क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं? कोई भी छोटा काम, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे सख्त जरूरत है। लेकिन दरवाजे बंद रहे या अंदर से आवाजें खोखले अफसोस जताती रहीं। दीदी, अगर कोई काम है तो कृपया मुझे दे दीजिए। मुझे बहुत जरूरत है। अभी कोई अतिरिक्त काम नहीं है। मैं अपने काम खुद ही कर लेती हूँ। किसी और घर में कोशिश करो। वह खाली हाथ घर लौटी। चूल्हा ठंडा था, घर में कुछ नहीं था। भूख उसे सताने लगी, पर खाने को कुछ न मिला। आखिर वह भूखी ही बिस्तर पर लेट गई। रमेश, अगर तुम यहाँ होते शायद मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता। लेकिन ये लड़ाई अब मुझे अकेले ही लड़नी है। मैं ठंड से डरकर यूं ही नहीं बैठ सकती। अगर मुझे लकड़ी नहीं मिली तो चूल्हा कैसे जलेगा? बिना गर्म कपड़ों के अपनी फटी साड़ी में ही वह लकड़ी लाने जंगल गई। ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने गीली टहनियाएं बटोरी और लौट आई। लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर उसकी छोटी सी जीत था। 1 महीना बीत चुका था। जमींदार की धमकी सिर पर थी। उसने आखिरी बार हिम्मत जुटाई। भैया, क्या तुम्हारे यहाँ कोई काम है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। लीला दीदी, हमारे खेतों में भी अभी बहुत काम नहीं है, लेकिन अगर कुछ आया तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। हरिलाल सिंह की आवाज की याद उसकी रीढ़ में एक सिहरन थी। 1 महीना अगर पैसे नहीं दिए तो यह घर मेरा है, तैयार रहना। वह भयावह दस्तक आई। लक्ष्मी, बाहर आओ। मैं आज अपने पैसे लेने आया हूँ। कोई बहाना नहीं चलेगा। नमस्ते जमींदार साहब, बताइए मुझे क्या करना है? तुम मुझसे पूछ रही हो क्या करना है?
मैंने साफ कहा था, तुम्हारे पति का 5,000 रुपए का कर्ज प्लस ब्याज दिया है। महीना पूरा हो गया है, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जमींदार साहब, मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ नहीं है। सचमुच रमेश के जाने के बाद से एक वक्त की रोटी जुटाना भी संघर्ष है। बस मैं तुम्हारी रोने धोने की कहानियां सुनने नहीं आया। अगर नहीं चुका सकती तो घर खाली करो, ये अब मेरे नाम है। जमींदार साहब प्लीज, बस थोड़ा और समय दीजिए। मैं काम ढूंढूंगी, मजदूरी करूंगी, पैसे जुटाने की कोशिश करूंगी। ये झोपड़ी मेरे सिर पर एकमात्र छत है, इसे मत छीनिए। देखो लक्ष्मी, मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूँ, लेकिन ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है। मैं तुम्हें और 15 दिन का समय देता हूँ। उसके बाद अगर पैसे हाथ में नहीं आए तो घर मेरा, समझिए। कठोर संकल्प और जमा हो रहे सस्पेंस का बर्फ से ढके जंगल ने क्या रहस्य समेट रखे थे।